नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं हरी क्लासेस में। मित्रों, आज हम अपना जो प्रीवियस सेशंस में जो अपना टॉपिक चल रहा था, या यूँ कह दो कि पटवार सिलेबस के अंतर्गत हम जो इंग्लिश का पोर्शन कवर अप कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो हमारा नाउन टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यूस करते हैं। तो मित्रों, हम पढ़ रहे हैं नाउन। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। और नाउन के अंतर्गत हमने है वो लास्ट है वो 4 से 5 हमने सेशंस लिए हैं। इसी क्रम में आज हम नेक्स्ट है वो सेशन ले रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से रिगार्डिंग या फिर कंटेंट से रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर आपको समझने में कोई दिक्कत है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा मैंने आपको अपने व्हाट्सअप नंबर भी दिए थे, जिसके माध्यम से आप है वो बता सकें। ठीक है, ये मेरे पर्सनल नंबर है। तो अगर आपको इंग्लिश से रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। नाउन के अंतर्गत हमने काफ़ी हद तक इस टॉपिक को कवर अप किया। आज हम नाउन के अंतर्गत जो पिछले सेशन में हमने नाउन पोजीशन पढ़ा था, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं एस साउंड। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? नाउन के अंतर्गत एस साउंड के बाद में बात करेंगे। एक्चुअली एस साउंड होती क्या है? तो मित्रों, एस साउंड से हम समझने का अगर हम प्रयास करें तो आपको अलग अलग फेज़ में मैं समझाने की बात करूँगा। एक फेज़ है वो यहाँ मैं समझाऊँगा कि आपको जैसे कि सपोज करो नाउन दे रखी, क्या दे रखी है? नाउन। उसके नाउन के अंतिम अक्षर अगर मैं यूँ कह दूँ कि एस है, एस साउंड है वो क्रिएट कर रहा है। अगर एस साउंड वो क्रिएट कर रहा है नाउन का अंतिम अक्षर, तो उसके साथ में एक तो होता है, इसके साथ में जब हम लगाते हैं पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जब पॉजेसिव केस की बात करें तो एक केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एक लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद में अपना क्या आता है? पोजीशन आता है, एक चीज़। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1। इसके साथ में क्या करेंगे? और अब ये मैंने जो कंडीशन बताई है कि नाउन है उसके साथ में एस साउंड है। क्या बोला मैंने? नाउन के साथ में एस साउंड है, वो एग्जिस्ट करती है, तो उसके साथ में करती है एस साउंड, तो उस क्रम में हम इसके बाद में ये जो नाउन है, इस नाउन के बाद में है वो केवल और केवल है हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ नहीं करेंगे? एस का यूज़ नहीं करेंगे। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। हम जो नाउन एग्जाम्पल देंगे उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। फिलहाल ये बता रहा हूँ कि जो नाउन दे रखी है उसके अंत में है वो एस साउंड आ रही है, तो उसके साथ में केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, न कि अपोस्ट्रोफी एस का। बात समझ आ रही? कंडीशन क्या है इसको समझेंगे और उसके बाद हम पोजीशन का यूज़ करेंगे। ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें तो ऐसी कोई माता फोड़ी नहीं। हम बात करें अपोस्ट्रोफी एस की या फिर केवल अपोस्ट्रोफी की हम बात करें, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। एक चीज़ सेकंड जो मैं कंडीशन आपके सामने लेकर आया हूँ वो कुछ इस तरह से है। अगर आपके पास सामने नाउन है, क्या है? नाउन है, उसके साथ में आपके एस साउंड, ठीक है सर। उसके बाद में अगर अपोस्ट्रोफी या यूँ कह दो अपोस्ट्रोफी एस, कंडीशन समझा रहा हूँ, उसके बाद में पोजीशन। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि सर आपने तो सेम लिख दिया। बिल्कुल विद्यार्थियों, मैंने फिलहाल तक सेम लिखा है। अब इस कंडीशन को समझना ज़रूरी है। अगर नाउन आ गया, उसके साथ में अपनी ये अपोस्ट्रोफी एस साउंड है वो नहीं आ रही, एस साउंड नहीं आ रही है, इस केस में हम है वो किसके साथ में जाएंगे सर? उस केस में हम अपोस्ट्रोफी एस के साथ में जाएंगे। कारण क्या है कि अपने नाउन है उसके साथ में एस साउंड नहीं आ रही। इसी एस साउंड को हम बोलते हैं हिसिंग साउंड। क्या बोलेंगे हम लोग? हिसिंग साउंड। कैसी साउंड? हिसिंग साउंड। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या सर ये जो नाउन है ये क्या सिंगुलर होती हैं या फिर क्या प्लूरल होती हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नाउन में जो आपको लिखवा रहा हूँ आपके सामने, ये साउंड है, ये नाउन है, आपके हो सकती हैं सिंगुलर और हो सकती हैं प्लूरल। सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकती हैं। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
सेंटेंस के माध्यम से आप और अच्छी तरह से समझ पाओगे, ऐसी मेरी आशा है। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने लिखा, क्या लिखा, दोनों को कंबाइंड रूप से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैंने लिखा रवि, ठीक है, एक तो मैंने लिखा रवि और एक मैंने लिखा रवीज। आगे मैंने लिखा कार इज वेरी नाइस। एक सेकेंड, एक चीज़ हो गई। सेकेंड मैंने लिखा मैन, या फिर मैं यूँ कह दूँ मेंस। ठीक है, वियर। ठीक है, बियर्स आर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं अगला सेंटेंस। मैंने लिखा संतोष। ठीक है, संतोष ड्रेस इज लुकिंग नाइस। अब इसके माध्यम से आप एक एक चीज़ है वो समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली है वो मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हम बात करें एस साउंड के बारे में बात करें और ये वाली कंडीशन मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम जो समझ रहे हैं वो समझेंगे एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं इसके माध्यम से एक्चुअली है क्या। मैंने बोला रवि, क्या इसके पीछे है वो एस साउंड आ रही है, नहीं आ रही, तो इस अपोस्ट्रोफी का कोई सेंस नहीं बनता है सर। रवि के साथ में जब एस साउंड नहीं आती है, जब एस साउंड नहीं आती है, ये दिया गया है एस साउंड नहीं आता है पीछे नाउन के साथ में, तो हम किसका यूज़ करते हैं सर, है वो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। आई मीन ये अपनी सही बात हुई। ठीक है, कार आ गया, पोजीशन बता दिया, इसी को पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, पहले भी बता दिया। ठीक है सर, वेरी नाइस, यानी कि ये सेंटेंस हमने समझ लिया है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। सेकेंड मैन, देखो जो मैन होता है, ये जो मैन सिंगुलर होता है, ये मैन होता है ऐसे। प्लूरल की अगर हम बात करें तो इसका 20 का जो लेटर है यही एक्सचेंज हो जाता है, हमारी प्लूरल बन जाता है। अब जब सिंगुलर है प्लूरल है, इट डजेंट मैटर, मैंने पहले भी बता दिया कि सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ आने वाली नाउन जो अपना अंतिम लेटर है वो कैसा साउंड जनरेट कर रहा है। यहाँ पर मैन का प्लूरल ऐसे ही मैन बन रहा है, एस थोड़ी लग रहा है, नहीं लग रहा ना, तो फिर है इसके साथ में भी अपन किसका यूज़ करने वाले हैं सर, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करिए, ना कि इसका। मेंस वियर्स, ठीक है, आर अवेलेबल है, यानी कि मेंस के जो पहनने के कपड़े हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब देखो ये मैंने बोला संतोष, क्या बोला संतोष, इसके पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, एस साउंड आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब एस साउंड आएगी, क्या बताया मैंने कि अगर एस साउंड है वो आ रही है तो हम इसको नहीं लेंगे, किसके साथ में जाने वाले हैं, अपोस्ट्रोफी एस के साथ में जाने वाले हैं। कह दो सर बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो इस संतोष की वजह से अपोस्ट्रोफी एस को हम कंसीडर करेंगे और इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे संतोष ड्रेस इज लुकिंग नाइस। क्लियर बात समझ में आ गई। तो ये साउंड को लेकर क्लियर बात थी। अब ये हिसिंग साउंड कौन कौन सी होती हैं, तो इसके अंतर्गत आप जो ले सकते हैं, अगर भी लास्ट अंतिम लेटर अपना एस है या एस ई हो गया या आपका सी एच हो गया या एस एच हो गया या फिर डबल एस हो गया, ये तमाम जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, हिसिंग साउंड होते हैं। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें
समझने वाली बात थी। मैं मानता हूँ आपने ये चीज़ कभी नहीं पढ़ी होगी पटवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पटवार से थोड़ा सा मैं लेवल अपग्रेड करके भी आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना नहीं बनी। क्योंकि एक एक क्वेश्चन परीक्षा के अंतर्गत है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्रम में हम देखें तो यहाँ से अगर मुझे आशा है कि आने वाला क्वेश्चन एक भी आप गलत नहीं करोगे, ऐसी मेरी आशा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो एस साउंड को लेकर के क्या है, हिसिंग साउंड के बारे में हमने बात की कि केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ होगा और अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कहाँ होगा। मुझे आशा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो एक दो और एग्जांपल देता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ सको। पूरा सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखा आपके सामने, ठीक है, बॉयज़, ठीक है। अब बॉयज़ लिखा है, आगे मैं लिख रहा हूँ रूम, क्या लिखा मैंने, रूम, ठीक है। अब मैं इसके साथ में आपको दिए वो मिल सकता है अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन आपको चूंकि पता है कि बहुवचन ऑलरेडी ये हैं, ये जो नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, कैसी है, प्लूरल है, तो इसके साथ में एस और लगेंगे तो ये हिसिंग साउंड देगी, और हिसिंग साउंड इंग्लिश में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से आप केवल और केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का। तो ये सेंटेंस अगर हम सही लिखने की बात करें तो हो जाएगा अपना क्या, बॉय, पूरा बॉयज़ तो लिखना ही है क्योंकि प्लूरल है, बॉयज़ रूम, ये बात अपनी क्लियर हो जाती है एक से। अब चूँकि इसका सिंगुलर से सिंगुलर बॉय होता है, इसका प्लूरल हमने बॉयज़ बनाया इस केस में। अब ये साइड लिखा मैंने, साइड का प्लूरल क्या होता है सर, चिल्ड्रन होता है, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो आप फिर इसके साथ में है वो अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मैटर नहीं करता है, हमें मैटर करता है कि पीछे साउंड कहीं हिसिंग साउंड तो नहीं हो रही है, सर नहीं हो रही है। तो फिर आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, चिल्ड्रंस लिख दिया, और आगे जो भी नाउन है पोजीशन आप जिस पर दर्शाना है वो लिख सकते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस आप लिख सकते हैं, पार्क लिख दो, क्या लिख लो, चिल्ड्रन, बच्चों का पार्क। बात समझ में आ रही कि नहीं एक्चुअली, कि कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगती है। एक वचन हो, बी बहुवचन हो, इट डजेंट मैटर, मैटर करता है कि उसके अंतिम जो साउंड आ रही है वो कैसी आ रही है। यहाँ एस आ रहा था इसलिए केवल अपोस्ट्रोफी लगाई हमने, और यहाँ पर एन आ रहा था, आई मीन एस साउंड नहीं आ रही थी आफ्टर ऑल, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। आई होप कि आप इतनी बातें वो व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अपने इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर अपना ये हिसिंग साउंड वाला, या यूँ कह दो कि एस साउंड का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर अपना ख़त्म होता है। फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे हम अगर बढ़ने की बात करें तो हम ले रहे हैं नाउन, तो पढ़ ही रहे, नाउन के अंतर्गत जो हम नाउन पढ़ रहे हैं, इस नाउन के अंतर्गत हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं डेफिनेट, डेफिनेट, ठीक है, एंड फिर हम बात करेंगे इनडेफिनेट। नाउन डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करें वो ले रहे हैं नाउन के अंतर्गत, नाउन डेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी कंडीशन पहले मैं लिखाने वाला हूँ, फिर आप समझेंगे कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। तो देखो विद्यार्थियों, डेफिनेट के अंतर्गत होता क्या है, आपको जो दे रखा है, एक्चुअली क्या दे रखा होता है, आपको न्यूमरल मिलेगा। कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन एक को समझूंगा। न्यूमरल दे रखा, न्यूमरल का मतलब होता है, न्यूमेरल का मतलब होता है संख्यात्मक। बात समझ में आ रही है, संख्यावाची शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में आपकी मिल जाए आपको यूनिट, क्या मिल जाए, यूनिट। और उसके बाद में अगर आपको मिल जाए नाउन, क्या मिल जाए, नाउन, या फिर आपको एडजेक्टिव मिल जाए। तो इस केस में विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये यूनिट होती है ये हमेशा आपका सिंगुलर होगी, क्या होगी, सिंगुलर। आई होप कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। कब, जब न्यूमरल के बाद में, या यूँ कह दो यूनिट से पहले आपका न्यूमरल हो, और न्यूमरल के बाद में आपका नाउन हो, या फिर आपका न्यूमरल के बाद में आपका क्या हो, एडजेक्टिव हो। इस केस में ये जो यूनिट होती है वो ऑलवेज सिंगुलर होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सर बिल्कुल समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन की ओर मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका न्यूमरल तो है, ठीक है, उसके बाद में आपकी यूनिट भी है, लेकिन उसके बाद में आपका नाउन या एडजेक्टिव नहीं है। ये जो यूनिट दे रखी हैं ये अगर कॉम्पैक्ट है, कैसी है, कॉम्पैक्ट है, इस केस में आप इसके इसी यूनिट के साथ में है
वो क्या लगा सकते हैं भाई, इसके साथ में आप एस या ई एस ज़रूरत के अकॉर्डिंग बहुवचन बनाने के लिए लगा सकते हैं। एक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। न्यूमेरल है, यूनिट दे रखी है और वो कॉम्पैक्ट है। अब सवाल उठता है कि सर कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो अर्थ अपने आप में कंप्लीट दे, जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ है वो कन्वे करे, उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट। क्या बोलने वाले हैं? कॉम्पैक्ट। इट मीन्स पर्टिकुलर अपन जो वर्ड ले रहे हैं उसके अंतर्गत या उसके माध्यम से पूरा का पूरा अर्थ हमें मिल जाए, उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट। ठीक है। और हम जो यूज ले रहे हैं, अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इसका टाइप है या यूँ के दो कंडीशन है, वो ये है कि नाउन तो आपको मिलेगी। ठीक है सर, सॉरी नाउन नहीं, न्यूमेरल। क्या बात कर रहा हूँ मैं? न्यूमेरल। ठीक है, न्यूमेरल है। उसके बाद में आपको जो यूनिट मिल रही है, यूनिट अगर वो कॉम्पैक्ट ना होकर के कैसी है? नॉन कॉम्पैक्ट है। नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब है जो अपने आप में अर्थ कंप्लीट कन्वे नहीं करे। ऐसी स्थिति में इसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग है वो आप नहीं करेंगे, और इस स्थिति में आप करेंगे। मुझे आशा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। इन तीनों कंडीशन को आप फॉलो कर रहे होंगे व्यवस्थित तरह से। ये हम डेफिनेट के अंतर्गत बात कर रहे हैं, और डेफिनेट किसके अंतर्गत? नाउन डेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठना है? यूनिट तीनों में, यहाँ इससे पहले इधर भी न्यूमेरल है, इधर भी न्यूमेरल है, लेकिन सवाल है कि इधर तो आगे नाउन या फिर एडजेक्टिव दे रखा है, यहाँ नाउन या एडजेक्टिव आगे नहीं होता है। कंडीशन को समझना है। तो वो जो यूनिट होती हैं उसी के साथ में एस और एस कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। अब सवाल उठता है कि सर ये कॉम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं और नॉन कॉम्पैक्ट कौन कौन से होते हैं, तो ज़रा इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम बात अगर हम कॉम्पैक्ट की करें, किसकी बात करें? कॉम्पैक्ट, जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ दे, तो उसमें आपका आ जाएगा डे। क्या आ जाएगा? डे। उसमें आपका आ जाएगा क्या? वीक। क्या आ जाएगा? वीक। मुझे बताओ, मैं डे बोल रहा हूँ तो डे को क्या किसी और इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं आपके सामने इंडिया कह रहा हूँ तो क्या इंडिया को और कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है? जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने मोदी बोला ना, तो आप समझ सकते हैं कि मैं मोदी यानी नरेंद्र मोदी की बात करूँ। राहुल गांधी बोला तो राहुल गांधी कौन है? वो पर्टिकुलर एक जो राजनेता पॉलिटिशियन, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है जिनको और अपने बारे में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है उसको हम बोलने वाले हैं कॉम्पैक्ट। ठीक है। और जिसको लगे कि इसके माध्यम से जो अर्थ है वो कंप्लीट कन्वे नहीं हो रहा है, या यूँ कह दो कि पूरा का पूरा अर्थ है वो नहीं मिल रहा है, तो उस संदर्भ में फिर आप उसको नॉन कॉम्पैक्ट में रखेंगे। मैंने डे लिखा, मैंने वीक लिखा, इसके अलावा मैंने आपके सामने मंथ लिख दिया। क्या लिख दिया? मंथ। इसके अलावा मैंने आपके सामने लिख दिया क्या? मैंने लिख दिया ईयर लिख दिया। क्या लिख दिया? ये लिख दिया। मैंने आपके सामने रूपी लिख दिया। ठीक है। इस तरह से ये जो वर्ड हैं ये तमाम अपने जाएंगे किस में? कॉम्पैक्ट में। किस में जाएंगे? कॉम्पैक्ट में। ठीक है सर, इतनी बात तो हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगली हम बात करें नॉन कॉम्पैक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नॉन कॉम्पैक्ट। अब सवाल उठता है कि सर ये भी बता दीजिए। तो विद्यार्थियों बिल्कुल बताएंगे नॉन कॉम्पैक्ट एक्चुअली होता क्या है। क्या मैं आपको एक वर्ड बोलूँ? क्या वर्ड बोलूँ सर? मैं ये बोलूँ कि 100। अब आपके माइंड में एक चीज़ तो आ रही होगी कि सर 100 क्या? प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट इट। आप इसके बारे में और बताइए कि 100 रुपी, या यूँ कह दो कि 100 पीपल, या यूँ कह दो कि 100 थिंग, या एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि 100 कहने भर से हमारा जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ डे। आप समझ रहे हैं? एक बात दिन की हो रही, क्लियर समझ रहे हैं? आप 100 को है वो व्यवस्थित तरीके से है वो क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली 100 है, ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, यानी कि बात अभी भी अधूरी है। ऐसा लगे कि सेंस है वो इनकम्प्लीट है। जब इनकम्प्लीट आपको लगे तो आप उसको आंख बंद करके है वो किस में ले जाएंगे? नॉन कॉम्पैक्ट में ले जाएंगे। 100 बोला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके सामने लिख दिया क्या? 1000 लिख दिया, 1000 लिख दिया। ठीक है। मैंने लिख दिया आपके सामने लैख लिख दिया। अब लैख बोलूँ, आई मीन लाख की बात करूँ, लैख बोलूँ तो क्या? पीपल, मनी, आई मीन रुपी, या फिर पर्टिकुलर कोई भी वस्तु है। लैख क्या? नहीं समझ में आ रही, इसलिए लैख स्टूडेंट, लैख कोई भी हो सकता है। तो लैख बोला मैंने, 1000 बोला। इसके अलावा मैंने इंच बोला। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड कितने भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको लगे कि वो कॉम्पैक्ट है या नहीं, सेंस बेस्ड आप व्यवस्थित तरीके से समझ। अब इतना मैंने बताया कि एक्चुअली इनका
वो होते कौन कौन से और इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है। अब हम समझेंगे कि इनका है वो उपयोग कैसे किया जाता है, इनको हम समझते हैं। देखिए सामने, ठीक है। यहाँ मैं इसके एग्जाम्पल लेता है, प्रयास करेंगे कि हम इनको मिटाए नहीं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर हम नहीं मिटाएंगे ना तो आप है वो इस ये जो है अपने सामने लिखा हुआ है इनके माध्यम से और आप व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है सर, इतनी बात हम समझ चुके हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल उठाने का प्रयास करते हैं। हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हम मिसलिनियस लेंगे, एक एक को मतलब सबको साथ में लेंगे, फिर हम समझेंगे, ठीक है। हमने आपके सामने बात की और मैंने बोला माई फ्रेंड गेव मी, ठीक है। फिर बोला मैंने, क्या बोला मैंने, 100, फिर मैंने बोला रुपी, 100 रुपीज़ नोट, क्या बोला, 100 रुपीज़ नोट, एक बार। अगला और, ठीक है, सेकंड मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला हिना, ठीक है, यस्टरडे, या यूँ कह दो ये ना, सो अ स्नैक, क्या बोला, सो अ स्नैक, स्नैक कब, मैं यूँ कह दूँ यस्टरडे, सो अ, मैंने बोला अपन लिखते हैं 5 फुट स्नैक, क्या बोला, स्नैक। हिना ने है वो 5 फुट स्नैक देखा, ठीक है, इतनी बात हमने बोली। अब चीज़ समझो कि एक्चुअली इनको कैसे हैंडल करना है। तो पहला एग्जांपल आप देखो, उसमें लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड गेव मी, आगे लिखा 100 रुपीज़ नोट। सेकंड, हिना सो अ 5 फुट स्नैक। अब मुझे बताओ, आप चीज़ बताओ कि एक्चुअली है क्या। क्या मैंने यहाँ तक एक एक चीज़ को समझो, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा मैंने सब्जेक्ट, या मैंने वर्ब लिखा, या भी ये ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में 100 रुपीज़, यहाँ हमारी जो यात्रा है वो प्रॉपर शुरू हो रही है, जो अपन बात करें। तो क्या ये क्या है, आपने बोला सर न्यूमरल है। आगे बोला ये यूनिट है। आगे ये क्या है, नाउन है। तो मैंने बताया था कि न्यूमरल है, उसके बाद में यूनिट, या यूँ कह दो यूनिट से पहले न्यूमरल है सर, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव है सर, नाउन दे रखा है तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, तो ये ऐसे वो हटेगा, यानी कि 100 रुपी नोट होगा। कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना 100 रुपी नोट होगा, न कि 100 रुपीज़ नोट। बात समझ में आ रही कि नहीं सर, बिल्कुल आ रहे। अब हिना सब्जेक्ट हो गया, शो वर्ब हो गया, और आर्टिकल है ये हमें पता है, और उसके बाद 5 फुट स्नैक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो सर 5 अपना क्या न्यूमरल है, बिल्कुल सर। यूनिट ये हो गया, और स्नैक क्या है, ये नाउन है। तो वही कंडीशन है, इस हिसाब से देखें। देखो फुट है, ये फुट क्या है, फुट होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है फिट, क्या होता है, फिट। तो मित्रों यहाँ फुट अपने आप में सही है, 5 फुट स्नैक। क्यों, क्योंकि जब नाउन दे रखा होता है या एडजेक्टिव दे रखा होता है, उसके पहले यूनिट है और उसके पहले न्यूमरल है, तो इस केस में ये हमेशा सिंगुलर होगा, और मैंने सिंगुलर ही लिखा है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ा दीजिए, इनको आप व्यवस्थित तरीके से समझेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अगली और जब हम मूव करते हैं तो और एग्जाम्पल लिखने का हम प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या देखते हैं सामने। मैंने लिखा दे स्पेंड, या यूँ कह दो स्पेंड 3 डे, फिर मैंने बोला हियर, ठीक है। अगला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा सुमन, ठीक है, बॉट, ठीक है। आगे लिखा मैंने लिखा 10, आगे मैंने लिखा
इंचेस, आगे मैंने लिखा पाइप, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ये आपको दिया। अगला मैंने लिखा, ठीक है, राजू, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, सॉल्ड, ठीक है, हंड्रेड्स, ठीक है, 100 सॉल्ड 100, क्या यूँ कह सकते हैं कि राजू सॉल्ड 100, आप यूँ कह दो किलो, ठीक है, आप यूँ कह दो क्या क्या बोलेंगे 100 किलो, आप यहाँ लिख दो प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हमने लिख दिया। अब इस चीज़ को एक एक को समझना कि हमने सबसे पहले क्या बोला, सब्जेक्ट। इस चीज़ को छोड़ो, कोई दिक्कत है, हमें यहाँ से बात समझनी, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब के बारे में हम पढ़ चुके हैं और भी हम अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या न्यूमरल है सर, बिल्कुल। उसके बाद में डे क्या आ रहा है, यूनिट है। उसके बाद में ये क्या नाउन है सर, नहीं है। एडजेक्टिव है सर, नहीं है। तो क्या है, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब से हमने कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। तो इसका इसके साथ में कोई लिंक नहीं। तो जब ये इसके साथ में जो यूनिट आ रही है, अगर वो कंप्लीट कन्वे कर रही है अपना सेंस, तो फिर उसको हम कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये 3 क्या है, प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेज लगाना, 3 डेज। तो होगा दे स्पेंड 3 डेज हेयर। हमारा आंसर ये सही होगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है एक चीज़। उसके अलावा यहाँ जो आ रही है यूनिट, ये न्यूमरल है, वो मोर देन 1 है, इस वजह से इसको हमें काउंटेबल बनाना पड़ेगा। काउंटेबल तो है ही, प्लूरल बनाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाती है। सुमन बॉट 10 इंचेस पाइप। क्या क्या उसने 10 इंचेस पाइप, नाउन आ गया, तो नाउन आ गया, उसके बाद में यहाँ पर न्यूमरल आ गया और यहाँ यूनिट आ गया। तो इस केस में हम इसके साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। तो 10 इंच पाइप हमारा आंसर है, वो सही हो जाएगा। मुझे आशा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। राजू सॉल्ड 100 किलो प्लास्टिक। तो 100 किलो प्लास्टिक, प्लास्टिक नाउन आ रही है, ठीक है। किलो क्या है, बिल्कुल सर किलो तो अपने आप में अर्थ कन्वे कर रहा है, पर्टिकुलर कोई यूनिट, या फिर कर भी रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर, क्योंकि नाउन से बीच में जो भी यूनिट आती है उसके पहले आपका जो न्यूमरल दे रखा है तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा। अगर वो कॉम्पैक्ट है भले नॉन कॉम्पैक्ट है, इट डजेंट मैटर। बात समझ में आ रही है? इस हिसाब से देखें तो ये हमारा सही। किलोज लिखा होता तो गलत होगा, क्योंकि आगे नाउन आ रखे हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। तो मित्रों, आपने नाउन के अंदर डेफिनेट को व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। कॉम्पैक्ट क्या होता है, नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है, ये भी हमने व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को लिखना है, समझना है, ठीक है। फिर उसके दरमियान आपको कोई भी बुक उठानी मार्केट से, ठीक है, और उसमें से आपको क्वेश्चन लगाना है। अगर हिसाब से अगर बता दी जाए तो नीतू सिंह करके बुक है, वो ठीक चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आप बी के रस्तों की ले सकते हैं, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग आ रही है हिसाब से, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी आप बुक है, वो आराम से लगा सकते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे हाई ही है, लेवल है, आपको उसे ज़्यादा ही मिलेगा आपको जितना बुक में होगा। बुक में तो खैर इतना कुछ होता ही नहीं है, न के बराबर होता है, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करें नाउन, देख ही रहे हैं हम, इसके बारे में हम नाउन चल ही रहा, उसी में हमारा इनडेफिनिट चलेगा। क्या चलेगा, इनडेफिनिट। पहले हमने डेफिनेट के बारे में बात की, फिर हम इनडेफिनेट के बारे में बात करें। अब ये होता क्या है, नाउन के बारे में हमने डेफिनेट के बारे में बात की, अब हम इनडेफिनेट देखेंगे कि इनडेफिनेट एक्चुअली क्या होता है। तो देखो, एक तो इसके अंदर मैं जो आपको कंडीशन बता रहा हूँ, वो कंडीशन ये है कि नाउन आ गई, क्या आ गई, नाउन आ गई, ठीक है। इस नाउन के अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, ये नाउन तो है ही है, इसमें जो समझ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो इसको क्या न्यूमरल दे रखा है, क्या दे रखा है, न्यूमेरल दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। अगर इसके अंतर्गत हम देखें कि एक होता है, एक आएगा स्मॉल, यूनिट है ना, इसमें यूनिट आ रही होती हैं इसमें, जो अगर स्मॉल और बिग दोनों आ जाए, इस कंडीशन में आपको पहले हमेशा है वो प्रायोरिटी देनी स्मॉल को, मैं यानी पहले स्मॉल लिखेंगे, उसके बाद में आप बिग लिखेंगे, एक कंडीशन। सेकेंड, अगर हम बात करें तो आपको दे रखा होगा क्या, यहाँ आपको दे रखा होगा यूनिट, क्या आएगा, यूनिट, उसके बाद में आएगा ऑफ, और उसके बाद में आपको मिलेगी नाउन, क्या मिलेगा, नाउन, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगी वर्ब, ठीक है।
वर्ब कैसे मिलेगी, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये यूनिट ऑफ नाउन की कंडीशन में हमेशा आपको ये भी आपको प्लूरल मिलेगा, ये भी आपको प्लूरल और ये भी आपको है वो प्लूरल, क्योंकि जैसा देश वैसा बेस, सिंगुलर का रोल खत्म हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर समझ रहे हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। भाई एक व्यवस्थित तरीके से किस ऑर्डर से हम इसको एक अरेंज करेंगे। आपने हिंदी में सुना होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। क्या होता है आरोही और अवरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, जब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो यहाँ पर यही हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर, इसको इंग्लिश में अगर नाम देना चाहे तो कौन से ऑर्डर के अंतर्गत इसकी हम बात करेंगे, इसी वाले पॉइंट को हम बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत है वो इंग्लिश के अंदर जो है लैंग्वेज को अरेंज करना होता है। ठीक है, और यहाँ हमने ये कंडीशन बताई, एक अंतिम कंडीशन है इसके अंदर वर्कआउट हो रही है, वो ये है कि आपको एक यूँ कह दो, इसके लिए पर्टिकुलर नाम यूज़ करेंगे, आर्बिट्रेरी यूनिट। व्हाट इज़ दिस, यूनिट होता क्या, आर्बिट्रेरी यूनिट का मतलब क्या होता है। कभी कभार आपने वर्ड देखा हुआ, क्या देखा होता है, आपको मिल जाता है जग, मिल जाता है मग, और मिल जाता है क्या, माउथ, मिल जाता है आपको बाउल। इस कंडीशन में इनके साथ में, ठीक है, ऑलवेज हमें वो यूज़ किसका करते हैं, फुल, और उसके साथ में हम लगाते क्या हैं, सरम एस लगाते हैं। लेकिन इस कंडीशन को भी ध्यान में रखा है कि अगर इसके साथ में भी आपको गलती से भी नाउन दिख जाए, क्या दिख जाए, नाउन, तो फिर इसके साथ में हम एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो इस कंडीशन में वो हो जाता है क्या, डेफिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेफिनेट। इतनी बात आप समझ गए होंगे। खैर हम बता रहे हैं आपको कि ये वाली कंडीशन है, इनडेफिनेट के अंतर्गत क्या लगाते हैं, एस। अब यहाँ से अपन व्यवस्थित तरीके से वो एग्जाम उठाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इतनी बात व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो आपको एक एक करके समझना है। मैंने एग्जाम्पल लिया क्या, मैंने एग्जाम्पल लिया कि 100 of people is sitting there। एक चीज़। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया thousands ऑफ, ठीक है, ट्री, ठीक है, is फेलिंग। ठीक है, अगला मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, वो एग्जांपल ये है। मैंने एग्जांपल लिया कि legs of 100 of thousands of student are going there। ठीक है, नेक्स्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टू स्पून फुल, ठीक है, मिल्क इज
नीडेड। ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल को व्यवस्थित तरीके से हम समझेंगे, उसके बाद में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक्चुअली इसमें है क्या। ठीक है, तो देखो हमने बोला इनडेफिनेट के बारे में कंडीशन बता दी, 100 ऑफ पीपल इज सिटिंग हेयर। मैंने एक से अधिक गलतियां दी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये कि मैंने बताया था इनडेफिनेट के अंतर्गत मैंने बताया कि यूनिट ऑफ नाउन की कंडीशन हो, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल होगी, और आगे आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो देखो यहाँ पर 100 है तो सर 100 नहीं, ऐसा लगेगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बिल्कुल ये तो प्लूरल ही है, पीपल्स लगेंगे तो आपका अर्थ है वो चेंजेज हो जाएगा। ये नाउन वोकेबुलरी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अर्थ क्यों चेंज होता है, क्योंकि उस समय पीपल्स का मतलब होता है यानी कि पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन होते हैं या प्रजाति होती है उसको हम पीपल्स बोलते हैं। तो यहाँ पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, अब इसको हमने प्लूरल बना दिया, ये भी प्लूरल हो गया, वो आएगी वो भी प्लूरल सही, इसकी जगह क्या आना चाहिए, आर, और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ट्री, मैंने बताया प्लूरल चाहिए तो इधर भी ट्री की जगह क्या होगा, ट्रीज, ये भी प्लूरल बना दिया तो इधर भी हमें प्लूरल चाहिए तो इज नहीं बल्कि आएगा क्या, आर। सर बात हम समझ रहे हैं, हज़ारों पेड़ गिर रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल सर समझ में आ रही है। अगला देख रहे हैं, लैक्स ऑफ 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। सवाल उठता है कि सर क्या ऑफ बहुत ज़्यादा लगे, कितने भी लगे, इट डजेंट मैटर। आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो कंडीशन अभी जो हम कर रहे हैं कि एस लगाना, आई मीन प्लूरल बनाना है इस कंडीशन में। तो अब देखो ये कितने भी ऑफ लगा हुआ है, एक ऑफ यहाँ यहाँ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नाउन आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, तो ये हमें प्लूरल चाहिए, सर कर दिया प्लूरल। उसके बाद में देखेंगे कि जो आर्बिट्रेरी मैंने यूनिट बताई है, ठीक है, उसमें क्या है, पहले स्मॉल, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में है आप यूज़ करेंगे बिग का, ऐसे ही कुछ मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। तो सर सबसे पहले इनमें छोटा क्या है, सर ये, सेकेंड ये, थर्ड क्या है ये, बस ये करने के दरमियान है आर, तो हमने सही लगाया। तो आपका जो अरेंजमेंट करना है उसको कैसे करना है, आई थिंक मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो आप लिखेंगे सबसे पहले 100 हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ, आगे क्या ले रहे हैं, स्टूडेंट्स दे रखा है, स्टूडेंट्स, बाकी आगे का ये एडजेक्टिव लिखना है। बात समझ में आ रही है, इस तरह से देखो पटवार से अच्छा ही लेवल पढ़ा रहा हूँ, आप इस चीज़ को बेझिझक रहिए, किसी कहीं पीछे छूट न जाए, बिल्कुल नहीं। आपका टॉपिक तो यावन मैं यूँ कह दूँ कि इतना व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं समझ पाया हूँ कि जब करेक्ट यूसेज के बारे में बात करें या करेक्शन ऑफ एरर के बारे में बात करें तो ये पूरी इंग्लिश ग्रामर को समेटे हुए हैं। खैर ये वाला है हम समझ चुके हैं, इनको व्यवस्थित समझ गए। अब आगे देखते हैं ये वाला 2 स्पूनफुल्स मिल्क, नाउन आ रही है तो ये डेफिनेट हो गया, क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, न्यूमरल आ रहा है, यूनिट आ रहा है, लेकिन आगे नाउन आ गया तो फिर यहाँ एस लगाने की जरूरत नहीं। 2 स्पूनफुल मिल्क है वो इज नीडेड है, वो सही होगा, स्पूनफुल्स नहीं आएगा, सीधा दे रखा है कि उसके बाद में अगर कोई नाउन नहीं है तो फिर स्पूनफुल्स लिखेंगे या माउथफुल्स लिखेंगे या बाउलफुल्स लिखेंगे। तो ये हमने नाउन के अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आज हमने नाउन के अंतर्गत हिसिंग साउंड के बारे में बात की, उसके बाद में नाउन डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में बात की। ठीक है, फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और फिर एक एक चीज़ को समझने का हम प्रयास करते हैं कि एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वो कितनी हद तक है वो इसके लिए कारगर सिद्ध हो रही है। हालांकि जो मैंने अभी तक जो चीज़ पढ़ाई है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो आप इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले। अभी हम नाउन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाउन, क्या पढ़ रहे हैं, नाउन, और नाउन के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। सर ये फ्रैक्शन क्या होता है, अरे भाई फ्रैक्शन में भिन्न की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, भिन्न। अंग्रेजी में भिन्न क्या करिए, अरे क्या करिए मतलब जरूर थोड़ी कहीं भी आ सकता है ना, मल्टीपल है, इनका यूसेज तो नहीं है, ये ट्रम्प ब्ले मैथ का है तो क्या हुआ, यहाँ पर भी तो उपयोग होता है ना। अब देखते हैं एक्चुअली भिन्न कितने प्रकार की होती है। हम मानते हैं कि सर भिन्न है वो मोस्टली 4 प्रकार की होती है। कैसे, देखो, एक हिंदी में अगर हम बात करें तो हमारे पास में होती हैं इकाई भिन्न, ठीक है सर। दूसरी हम बात करेंगे उचित भिन्न, कैसी भिन्न, उचित भिन्न। फिर हम बात करें थर्ड अनुचित भिन्न, कैसी भिन्न, अनुचित भिन्न। और फिर हम बात करें, ये मैथमेटिकल टर्म है उन्हीं का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अंतिम बात करेंगे मिश्र भिन्न, कैसी भिन्न, मिश्र भिन्न।
चीज़ आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आ रही सर। इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, एक एक चीज़ को समझें। इकाई का मतलब ही एक होता है, क्या मतलब होता है? एक, ठीक है। अब और उचित और अनुचित इनको भी एक एक करेंगे हम समझेंगे। फिलहाल आपको देखना है कि ये इन भिन्न के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इकाई भिन्न, ठीक है। तो हम बात करें यूनिट फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन। इट मीन्स हम बात करें इकाई भिन्न, किसके बारे में बात करें? इकाई भिन्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन हो गया। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? ये ऑलवेज एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होगी। हालांकि एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में तो ये तीनों होती हैं, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होगी और ये जो हमारा एक्स है वो हमेशा इसका वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1। इसका वैल्यू कितना है? इट डजेंट मैटर, बट एक है, 1 से ज़्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बोलिए क्लियर समझ में आ गया? कोई एग्जाम्पल दो। सर दे दिया एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया 1/2। क्या ये 1 2 से बड़ा है? बिल्कुल है सर, बात बता दी। एक चीज़, क्या ये 2 है वो 1 से तो बड़ा है? बिल्कुल है। क्या x का मान 1 है? सर है। तो x का मान है वो 1 होना चाहिए, अभी बताया था। y है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, सर है। तब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि एक होता है न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर, ठीक है। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। और इसको हिंदी में बोलेंगे हम अंश और इसको बोलते हैं हम लोग हर, ठीक है। एक चीज़, अब इस कंडीशन में ये यही बात मैं कर रहा हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है वो हमेशा इकाई अंश में, इकाई भिन्न के अंतर्गत है, वो ऑलवेज 1 होगा। डिनोमिनेटर वो 1 से अधिक होगा। अब इन यूँ के 2 3 कितना भी हो सकता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ऐसा ही मैं मानता हूँ। हम बात करें इकाई भिन्न के बारे में, क्लियर समझ में आई? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल गया? सर ये आया कि अपना जो न्यूमरेटर है वो बड़ा तो होगा 1 से, सर हो गया। और ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसी कंडीशन में यहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सर कैसे? कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, समझ में जरूर आएगा कि न्यूमरेटर है वो 1 से तो बड़ा होगा। सर 1 से तो कौन सा? न्यूमरेटर बराबर 1 ही होगा। न्यूमरेटर क्या होगा? 1, बिल्कुल सर। और ये जो है न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। डिनोमिनेटर से छोटा है। 1/2 कर दो, 1/3 के दो, 1/4 के दो, कितना भी कर दो। आफ्टर ऑल यूनिट इकाई के अंतर्गत जो अपना न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। सर इतनी बात हम व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ चुके तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कंडीशन में यहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो भी सिंगुलर, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है तो भी सिंगुलर ही यूज होगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, हम एक एक चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। मैंने लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा 1/4। क्या बोला मैंने? 1/4, ठीक है। 1/4 या फिर मैंने बोला 1/4, ठीक है। 1/4 आगे मैंने बोला क्या? ऑफ दिस क्लास इज, यूँ कह दो, या फिर मैंने इज और आर दोनों लगा दिया। रीडिंग बुक्स, यानी कि किताब का 1/4 भाग है। आई मीन लड़के लड़कियां जो भी है क्लास का, वो किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। आपने बात बताई तो बिल्कुल सही बताइए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? तो विद्यार्थियों 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 का मतलब 1/4। 4 में से 1 भाग है वो पढ़ा है, तो 4 में से 1 का मतलब ये प्लूरल है, लेकिन ये 1 क्या है सर? ये तो 1 मतलब 1 का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर होने की वजह से आपका 1/4 है वो करेक्ट होगा, न कि 1/4। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने देखा 1/4 ऑफ दिस क्लास इज या आर, क्योंकि यहाँ हमने सिंगुलर कंसीडर किया है तो यहाँ पर सिंगुलर होगा, ये आर गलत हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ दिस क्लास इज रीडिंग बुक्स।
क्लियर समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बात में समझ में आ रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था यूनिट फ्रैक्शन को लेकर के। किसको लेकर के? यूनिट फ्रैक्शन के बारे में हमने बात की। अब हम सेकंड जो देख रहे हैं वो कुछ आगे की बात करें, और हम जो देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं आपके सामने प्रॉपर फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस? इसका मतलब होता है उचित भिन्न। कैसी भिन्न? उचित भिन्न की बात करें। किसकी बात करें? उचित भिन्न की बात करें। उचित भिन्न में क्या होगा? उचित भिन्न के अंतर्गत अपना जो न्यूमरेटर होता है, क्या होता है बता दिया। एक्चुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? अंश और हर। अब अंश और हर में हमें समझ में नहीं आ रहा। सर अंश है वो ऊपर होता है, हर है वो ऊपर होता है। तो जो हर करता है दुनिया के अंदर, जिंदगी में जो हर करता है ना, मैंने मेरे अपना ट्रिक बनाया, हर करने वाला हमेशा निशा रहेगा। क्या रहेगा? हर। हर का मतलब होता है अपनी भाषा में हर बोले तो, अगर हम टेक्निकली इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वो जिद। क्या बोलेंगे? जिद। जिंदगी में जिद करने वाला हमेशा जिद्दी से ही रहता है, वो प्रोग्रेस करने में उसे समस्या आती है, क्योंकि जिद्दी नहीं होता है, हम्बल होना चाहिए। तो हर को मैंने नीचे रखा। क्या रखा? नीचे। और नीचे ही होता है, मैं क्या रखता हूँ? ठीक है, हर करने वाला हमेशा नीचे रखा, और ऊपर न्यूमरेटर यानी कि अंश। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए? अपना जो न्यूमरेटर है वो अपना सबसे बड़ी बात है, एक से तो बड़ा ही होगा, एक कंडीशन। दूसरी बात है कि ये जो न्यूमरेटर है ये छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। और इस स्थिति में यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर आने वाली वर्ब भी आपकी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इतनी बात है वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं सर हम नहीं समझे। क्यों भाई विद्यार्थियों? हमें तो एग्जाम्पल तो अरे बिल्कुल दे रहे हैं, आप क्यों डर रहे हो? हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एग्जाम्पल। 2/3 ऑफ, ठीक है, 2/3 ऑफ दिस, आप यूँ कह सकते हैं 2/3 ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैज़ या हैव, आगे मैंने लिखा गॉन। ठीक है, एक बात। ठीक है, अब चीज़ को समझो। 2/3 ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैज़ हैव गॉन, डजेंट मैटर। हम बात इसके बारे में बात करें, हम बात करें फ्रैक्शन के बारे में, तो मुझे बताइए 2/3 की बात हो रही है, यानी कि इसका मतलब है 2/3 का मतलब होता है 2/3। क्या न्यूमरेटर है वो एक से अधिक है? सर बिल्कुल है, एक बात। अब सेकंड, डिनोमिनेटर से बड़ा है? बिल्कुल। छोटा है। तो प्रॉपर भिन्न किसको बोलेंगे? उचित भिन्न। जब हमारा अंश है हर से क्या हो? छोटा हो, उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। ये गणित का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को पता नहीं है तो आपका क्लियर हो रहा है। यानी कि जब हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, सॉरी छोटा हो, तो वो होती है उचित भिन्न। एक बात। अब इस कंडीशन में हम इसको किसको? प्लूरल कंसीडर करेंगे, और आगे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो इस स्थिति में 2/3 की जगह क्या होना चाहिए? थर्ड्स। क्या होना चाहिए? एस लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऑफ दीज स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। वो सामने वाला एस छोड़ करके दे सकता है, लेकिन एस है साथ में आएगा। इसके अलावा हैज नहीं बल्कि प्लूरल, क्योंकि मैंने अभी बताया प्लूरल वर्ब आएगा, तो हमारा हैव सही होगा। इस हिसाब से हमने प्रॉपर भिन्न को देखा कि 2/3 नहीं बल्कि थर्ड्स होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर है कौन सा है? न्यूमरेटर का मतलब होता है ये वाला। ठीक है, एक से तो बड़ा ही होगा। सर एक से बड़ा है, 2 है, बिल्कुल है, 3 4 कितने भी हो सकता है, लेकिन ये है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल 3 से 2 छोटा है सर, बिल्कुल क्लियर है। 3 बड़ा है और 2 छोटे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अकॉर्डिंग देखें ये प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल सर। और इसके साथ में वर्ब आने वाली है, ये भी प्लूरल आएगी, बिल्कुल कंप्लीट सर बात समझ में आ गई। तो 2/3 ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव गॉन, क्लियर समझ में आ गई सर? बिल्कुल हम बात समझ चुके हैं। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी व्यवस्थित तरीके से डिस्कस किया, और हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझकर क्लियर करने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप व्यवस्थित तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और डाउट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं थर्ड, वो ले रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो इसको हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। कैसी भिन्न? अनुचित।
देखो अनुचित भिन्न मतलब समझ में आ रही कि नहीं? सपोज करो आप 20 साल के हैं, कोई मैटर नहीं करता है, 20 या 30 से कोई मैटर नहीं करता। आप हैं 50 kg के, कितने हैं 50 kg, और आपके ऊपर 100 kg का वजन रखेंगे, क्या आपके साथ में उचित हो रहा है कि अनुचित हो रहा है? सर अनुचित हो रहा है। ठीक वैसे ही इसी को यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। अनुचित का मतलब होता है नीचे जो हार होता है वो छोटा और अंश होता है वो बड़ा। समझ में आ रही कि नहीं? मैंने जो 2/3 लिखा था ये तो हमारा उचित था, सही था, लेकिन अनुचित को मैं 3/2 लिखूंगा तो ये अनुचित। हालांकि हर अनुचित भिन्न है उसको हम मिक्स भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न के रूप में। कैसे वो आगे बढ़ेंगे, फिलहाल हम अनुचित भिन्न के बारे में बात करें। इसकी कंडीशन क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है सर, 1 से तो बड़ा होता ही है सर, बिल्कुल होता है। इसके अलावा ये डिनोमिनेटर से भी बड़ा होगा। 1 से बड़ा होने के साथ साथ डिनोमिनेटर से भी बड़ा होगा। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने 3/2 लिखा है सर, है बिल्कुल। आज समझ में आने की नहीं, 3/2 लिखो या फिर 3/5 लिखो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करना। उसके बाद में आने वाली वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, यानी कि ये भी प्लूरल और वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। क्या तो बात सर समझ में आ गई? सर इतनी बात तो हम व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कि आप इतनी बात व्यवस्थित तरीके से समझ। सर अभी हमें समझ में नहीं आया। अरे भाई क्यों नहीं आया? क्योंकि आप एग्जाम्पल नहीं दिया। ठीक है, विद्यार्थियों एग्जाम्पल देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। हमने जो कंडीशन अभी यहाँ अप्लाई की है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कैसे होता है, 3 इसका ऐसे लिख दूँगा 5/3, यानी कि इम्प्रॉपर, यानी कि बड़ा ऊपर छोटा नीचे। तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने बोला 5 या यूँ कह दो 5, आगे मैं कह रहा हूँ 3rd, ठीक है, ऑफ 5/3 ऑफ, ठीक है, आगे मैं यूँ बोलूँ 5/3 ऑफ दोज गर्ल्स, ठीक है, या गर्ल या फिर गर्ल्स इज या आर टैलेंटेड। मैंने क्या बोला, 5/3 ऑफ दोज गर्ल या गर्ल्स आर इज या आर टैलेंटेड। तो देखो पहली बात तो ये 5/3, चूँकि ऊपर क्या है, बड़ा है तो इम्प्रॉपर हो गया। तो ऊपर नीचे है जो भी है, हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट फ्रैक्शन के अलावा हमेशा जो वर्ब आएगी वो ऑलवेज है, वो प्लूरल आएगी। एक चीज़ का आपको ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमेशा है वो प्लूरल यूज़ की जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा आर हो गया। लेकिन हमें तो एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि 5/3, चूँकि ये इससे बड़ा भी है, इम्प्रॉपर है, इस वजह से यहाँ 5/3 होगा, ठीक है। 5/3 ऑफ दोस्त गर्ल नहीं होगा बल्कि गर्ल्स होगा, क्योंकि मैंने बताया जब ये भी एडजेक्टिव हुआ है, एडजेक्टिव जो इन प्लूरल को दर्शाने के लिए दीज की जगह दोज का यूज़ किया जाता है, मोर देन वन का यूज़ करते हैं, तो हम दोज का यूज़ करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आएगी जो हमारी नाउन है वो भी प्लूरल होगी। सर समझ में आ गया? इसी अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर आर आएगा। इतनी बात मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तीनों भिन्नों को आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आगे हम अगली भिन्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली जो हम भिन्न ले रहे हैं वो भिन्न ले रहे हैं, अंतिम भिन्न है अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसके बारे में बात करें? मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बात करें। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मिली जुली सरकार, आप यूँ कह सकते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करें तो मिश्र भिन्न, हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। क्या बोलने वाले हम लोग? मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न क्या होती है? यानी कि एक अधिक एलिमेंट को जोड़कर जो बनाए जाते हैं उसको मिश्र भिन्न। जैसे कि मैंने ये 5/2 लिखे, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2n1/2 ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का हम टेबल जब काउंट करेंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा, उसके बाद में कितना रहेगा? 1। इसी को वापस हम लिख सकते हैं 5/2। बात समझ आ रही है? यानी कि ये वही कंडीशन 2 + 1/2। एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हम एलसीएम 1 लेने गए, 2 आ गया, सॉरी एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। किसी के पर्टिकुलर जो हम लिखते हैं उसके नीचे कुछ नहीं होता, तो हमेशा ध्यान रखना, कंसीडर करना होता है कि 1 होता है। तो हमने इसका एलसीएम लिया 2, फिर इसका कितने टाइम जा रहा है? 2 टाइम जा रहा है। 2 × 2 2 1 4 हो गया, प्लस 2 1 और 1 इसके साथ में करेंगे तो वही 5/2।
इम्प्रॉपर भिन्न मैंने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देन आगे जाकर के वो आप यूँ कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का रूप ले लेती हैं। दोनों एक ही होता है। इस चीज़ को समझना है कि जब इनको डिस्क्राइब करके बताया जाता है तो मिश्र भिन्न को ऐसे लिखा जाता है। खैर वो बात हमारे सामने थी। इसकी भी वही कंडीशन है कि है वो इसी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ से हम सीधे एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। तो एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं जैसे कि मैंने लिखा 2 एंड मैं यूँ कहूँ 2 एंड थर्ड फोर्थ 2 एंड थर्ड फिफ्थ थर्ड फोर्थ ऑफ these teachers has या have come। अब चीज़ को समझो, हमने 2 बिल्कुल इसका मतलब तो ये होता है, इसका मैं इस पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 सही क्या बात करिए 2 सही 3/4 100 8 3 11। वैसे यूँ देखें तो 11.4 होता है, लेकिन ये फिर इम्प्रॉपर हो जाएगा इसलिए ऊपर वाले में चली जाएगी। हमें इसको नहीं बताना, हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करना है। तो 2 एंड 3 चौथाई 2 एंड 3 चौथाई यानी 2 एंड 2 थर्ड्स 2 एंड थर्ड फोर्थ। तो हमें पता है यहाँ पर एस लगेगा क्योंकि हमने कहा कि ये वाली यूनिट है वो हमेशा प्लूरल में कंसीडर किया जाता है, पहले भी बताया था। इस हिसाब से हम आगे आने वाली वर्ब की क्या लेंगे, अगर वर्ब आ रही है ऑफ दिस टीचर्स बिल्कुल प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल होने की वजह से आगे आने वाली जो वर्ब है वो भी हमारी है होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको यात्रा है वो व्यवस्थित तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमने जो अभी तक बात की है वो एशिंग साउंड को लेकर एस साउंड के बारे में डिस्कस किया, देन हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में बात की, और अंत में हमने भिन्न के बारे में फ्रैक्शंस को समझने का प्रयास किया कि फ्रैक्शन होते हैं यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में हमने व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि आज तक हमने जो कंटेंट पढ़ा है या यूँ कह दो कि इस पटवार इंग्लिश को लेकर के जो हमने यात्रा शुरू की थी उस जर्नी में आपने व्यवस्थित तरीके से सपोर्ट किया है, और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आप अपना जो स्नेह है इसी तरह से बने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी के पैरेलल एक मेरा अपना पर्सनल चैनल है यूनिक क्लासेस, वो भी आप है वो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वहाँ पर भी मेरा जो पर्सनल कंटेंट है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ मोर देन 1 चैनल होने की वजह से आपको वहाँ पर लिखना है यूनिक क्लासेस प्रेम लोहिया, तो आपको वो चैनल वहाँ पर मिल जाएगा, और उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चैनल से रिगार्डिंग। और इसको लेकर के अगर कंटेंट को लेकर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई किसी प्रकार का संदेह है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ से नहीं किसी भी बुक से उठाकर आप देख लो, तो इंडिया के अंदर जो भी आप बेटर से बेटर बुक उठाकर इंग्लिश की देख लो, और वहाँ से अगर आपको डाउट आ रहा है इंग्लिश के रिगार्डिंग, ठीक है, पटवार से ऊपर लेवल का आप CGL है, CPU किसी की तैयारी करो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं प्रेम लोहिया आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।